नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 19 जो कि 12th 2025 को टारगेट कर रहा है और होप सो आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप लोग इस बैच को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे जो कि 12th है, बिहार बोर्ड की परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट में कि कार्बोकैटायन से आप क्या समझते हैं। तो कार्बोकैटायन भी पूछा जाता है, जहां तक कि कार्बोकैटायन के बदले में कार्बोनियम आयन भी करके सवाल पूछा गया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा का पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एज यूजुअल सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद पूरा आपको कहानी बता दूंगा। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे जो भी होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन का जो फ्री रेडिकल होता है, कार्बन का जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बन का जो कार्बन आयन होता है, सब का सब इंपॉर्टेंट है। और चूंकि अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर रिएक्शन जो होता है उसको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 प्रकार के होते हैं। जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो तो हम देखने के लिए हम कह देते हैं कि अरे इसमें ये वाला रिएजेंट डालेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसके पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कार्बोकैटायन, दूसरा होता है कार्बन आयन और तीसरा का नाम होता है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है, कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। अभी कैसे होता है सो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको हेडिंग डालना है बॉन्ड फिजन। अब ये बॉन्ड फिजन कैसे होता है इसके बारे में हमें समझना होगा। तो बॉन्ड फिजन करने का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड कैसे टूटता है, तो बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है ये तो हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में बनाया जाता है कि अगर ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैपिंग करता हो तब इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग करे तब इस प्रकार को साइड वाइज, लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग बोले। इस प्रकार के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, इस प्रकार के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अगर ऐसे ओवरलैपिंग होता है तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो जाए तो यहां पर सिग्मा बन जाएगा, यहां पर फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है ये हमें केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग जीओसी के अंतर्गत पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन में हमें यह बताया जाएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये टूटता कैसे है। तो बॉन्ड मेकिंग के बारे में हमें बताया जाता है केमिकल बॉन्डिंग। वहां पे ढेर सारी चीजें, वहां पे ढेर सारे पोस्टुलेट्स, ढेर सारे थ्योरीज हमें बताए जाते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड कैसे टूटता है। ठीक, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि बॉन्ड फिजन कैसे होता है। बॉन्ड फिजन के बाद हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की पहचान कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास यहां पर 2 कंपाउंड हैं। 2 कंपाउंड के हम कार्बन कार्बन को ही ले लेते हैं, डायरेक्ट हमने कार्बन कार्बन को ले लिया। अब जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना होगा तो ये कार्बन कार्बन बीच का जो बॉन्ड है, बाकी सब तो हाइड्रोजन पूरा करेगा इसका बॉन्ड, बाकी अंडरस्टूड है। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसकी बात करनी है, हाइड्रोजन वाली बॉन्ड की बात नहीं करनी है। यहां पर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि इस बॉन्ड को बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। तो जो ये बॉन्ड फ्यूजन होता है ये 2 प्रकार से होता है। मतलब यहां जो बॉन्ड का टूटना होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है होमोलेप्टिक फ्यूजन, या इसको होमोलेप्टिक क्लीवेज भी बोलते हैं। और सेकंड होता है हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज।
तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी प्रकार का कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड होता हो तो वो दो प्रकार से टूटता है, मतलब कि बॉन्ड फ्यूजन दो प्रकार का होता है, होमोलेप्टिक क्लीवेज और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि होमोलेप्टिक क्लीवेज में क्या होता है और हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज में क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये बॉन्ड फ्यूजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक क्लीवेज और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, तो इसमें होमोलेप्टिक में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 50-50 शेयरिंग होगा। मतलब कि ये जो कार्बन कार्बन बीच का जो बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा, और उसके बाद हमें ये वाला संरचना मिलेगा। यहाँ पे कार्बन मिलेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर दूसरा कार्बन मिलेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज इस प्रकार से होता है, समझ गए होंगे। क्योंकि जब बॉन्ड क्लीवेज होगा और वो भी होमोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब कि जिसका जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस स्पेशल एरो का सिंबल दिया गया है। तो इस प्रकार के अगर कहीं पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उसको होमोलेप्टिक क्लीवेज कहते हैं। और इस विशेष प्रकार का जो हमें कंपाउंड मिला है, कार्बन के ऊपर हमने यहाँ पे डॉट दिया है, डॉट देने का मतलब हुआ कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6 होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों जो आपस में शेयरिंग हुआ था उसे लेकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था और बाकी 3 हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसके वजह से ये कार्बन अनस्टेबल है। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन होता है तो पहले क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट लेते हैं और इस सबस्ट्रेट में रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही सबस्ट्रेट में कुछ रिएजेंट डालेंगे, यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जहां कहीं पर भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें सबस्ट्रेट लिया जाता है, उस सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी भी बातें लिखी जाएगी, तो इस बातों को लिखने के लिए, मतलब कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के पास नहीं आते हैं। प्रोडक्ट से पहले हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास जाना पड़ता है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट आपस में रीअरेंज होता है अगर पॉसिबल हो तो, अब कहीं कहीं रीअरेंजमेंट नहीं भी होता है तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट में नहीं जाकर के हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की पहचान करना ही मैकेनिज्म लिखना हो। जब मैकेनिज्म हम लिखते हैं तो उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम ज्यादातर बातें करते हैं। तो यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि यहाँ पर एक निर्माण हुआ है, जिसको हम यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल। तो होमोलेप्टिक क्लीवेज में कार्बन फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब आते हैं हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज। अब देखिए हेट्रोलेप्टिक क्लीवेज में 2 केस बनेगा। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें 2 केस होगा। एक मिनट एक बार और लिख लेते हैं। 2 केस क्या होगा, या तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर जो कार्बन है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर जो कार्बन है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो चूंकि यहां पर 2 प्रकार का कार्बन मिला, एक C- और एक C+। जो C- है, इस C- को कार्ब एनायन कहा जाता है, कार्ब एनायन। और जो C+ है, इस C+ को कार्बोकेटायन कहा जाता है, और कार्बोकेटायन को ही कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कुल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होगा कार्बन फ्री रेडिकल,
कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा होता है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या इसका एक और नाम है कार्बोनियम आयन। और तीसरा होता है कार्बेनायन। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो होते हैं वो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि बॉन्ड फिजन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है होमोलेप्टिक क्लीवेज और एक होता है हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज। इस बॉन्ड फिजन को बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है। होमोलेप्टिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 50-50 बढ़ जाता है, और हेटेरोलेप्टिक में क्या होता है कि कोई एक कार्बन दूसरे उसके पास जो भी यौगिक होते हैं बेसिकली उसके पास कार्बन ही होता है। इसमें एक क्या होता है कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव। तो C+ जो आएगा उसको कार्बोकेटायन कहेंगे, C- जो आएगा उसको कार्बेनायन कहेंगे। ठीक है, तो अब हमें बारी बारी से पढ़ना है कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में, कार्बोकेटायन के बारे में और कार्बेनायन के बारे में। और चूंकि इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना बिहार बोर्ड क्लास 12 में हमें बताया जाता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कार्बोकेटायन से। ठीक है, कार्बोकेटायन या इसका कार्बोनियम आयन भी नाम है। ठीक है, तो कार्बोनियम आयन जो होता है C+ होता है। मतलब कि जहां कहीं पर भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। इस प्रकार से भी देखने के लिए मिल सकता है। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब उसे कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन को शॉर्टकट में C के ऊपर प्लस लिख करके छोड़ देते हैं, कार्बोकेटायन कहा जाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन है। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे C+ है यानी कि इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे कार्बन ने ले लिया, तब ये कार्बोकेटायन जो है ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब ये अपना 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन से बनाए हुए है। उसके बाद इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि कार्बोकेटायन का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होता है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो इसीलिए इसका नाम होगा मिथाइल कार्बोकेटायन। इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बोकेटायन। इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब डिग्री के आधार पर कार्बोकेटायन को बांटा गया। अब डिग्री के आधार पर कार्बोकेटायन को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, दूसरा होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तीसरा होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब कार्बन का डिग्री जानते होंगे, मतलब जिसका भी हमें डिग्री निकालना होता है देख लेते हैं कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होगा कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस होगा वो डायरेक्टली रूप से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होता है कि जिस कार्बन के ऊपर प्लस होता है वो डायरेक्टली मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और 3 डिग्री कार्बन में क्या होता है कि डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अब चूंकि यहां पर CH3 आ जाएगा और इसके पास एक हाइड्रोजन और ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन और इसका एक बॉन्ड कंप्लीट इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है 3 ही बॉन्ड बनाता है और तीनों का तीनों कार्बन है, यहाँ पर हो जाएगा H3, यहाँ पर हो जाएगा H3 और यहाँ पर हो जाएगा H3। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा मिथाइल ग्रुप, और इसके पास 2-2 मिथाइल ग्रुप है, इसके पास 3-3 मिथाइल ग्रुप है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन के पास मात्र एक ही मिथाइल ग्रुप है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पास 2-2 मिथाइल ग्रुप है,
3 डिग्री कार्बोकेटायन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है। और जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है कि प्लस आई को शो करता है। प्लस आई का मतलब होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। मतलब कि अगर सिंपल सी बात बोले, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ROH लिखेंगे, तो OH मतलब कि जो अल्कोहल ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो ये माइनस आई को शो करता है, और R जो है ये प्लस आई को शो करता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, अगर कहीं पे प्लस आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, अगर कहीं पर माइनस आई क्या मतलब, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। अब देखिए यहां पर कार्बन के ऊपर प्लस लगा हुआ है, और चूंकि जिस भी चीज के ऊपर प्लस लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिस चीज के ऊपर माइनस लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये न्यूक्लियस के पास जाना पसंद करता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन इफिशियंट, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहा जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन इफिशियंट कहा जाता है। अब चूंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो एक तो इसके पास पहले से ही पूरा एकदम गरीबी छाया हुआ है, बगल से कोई इसकी सहायता कर रहा है, इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और हाइड्रोजन का आई का मान 0 होता है, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज निकालते हैं, इफेक्ट्स की बात हो जाए, रेजोनेंस की बात हो जाए, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो जाए, हाइपर कंजुगेशन की बात हो जाए, तब वहां पर हाइड्रोजन को रेस्पेक्ट में हम मान करके और बाकी सब चीजें के बारे में हम कैलकुलेट किया करते हैं। यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो H है, इस H का I का मान 0 हो जाएगा, तो इस कार्बन को प्लस I मिल रहा है। अगर इस कार्बन की बात करें तो यहां से मिलेगा प्लस I और यहां से मिलेगा प्लस I, मतलब इसके पास दो इंडक्टिव इफेक्ट है। और इसके पास देखिएगा, इसके पास तो 3 इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसके पास मात्र एक ही इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस I, और इसके पास दो प्लस, इसके पास दो प्लस, अरे दो प्लस I है, और इसके पास 3 प्लस I है। अब आप खुद बता सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? 3 डिग्री का होगा, क्योंकि इसको 3 प्लस I मिल रहा है, इसको तीनों जगह से सपोर्ट मिल रहा है, और इसको 2 ही जगह से मिल रहा है, इसका एक ही जगह से मिल रहा है। तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम सॉरी उससे कम होता है 2 डिग्री का, और सबसे कम होता है 1 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इधर से इधर आएंगे तो स्टेबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये बात को याद रखना है आपको कि स्टेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, तब होता है 2 डिग्री का, तब होता है 1 डिग्री का। ठीक, तो ये रहा कार्बोकेटायन का कहानी। होप सो कार्बोकेटायन अगर परीक्षा में आएगा तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन 2 नंबर में पूछा जाता है। कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, उसका परिभाषा भी मैंने आपको बताया। स्टेबिलिटी भी मैंने बताया कि 3 डिग्री स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, तब होता है 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबिलिटी होता है 1 डिग्री का। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें रीअरेंजमेंट की बात। अब रीअरेंजमेंट ज्यादा कुछ नहीं बताना है, बस आपको इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग बताना है।
अब रीअरेंजमेंट क्या होता है कि अगर पॉसिबल हो तो जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं उनके स्टेबल फॉर्म में रखिए। मतलब कि सारे के सारे कार्बोकैटायन अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। सभी कार्बोकैटायंस अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, जिसे रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे तो आइए एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मानते हैं कि हमारे पास एक कार्बोकैटायन है ऐसे और इसके पास है प्लस। अब चूंकि ये जो कार्बोकैटायन है इसका डिग्री है 1, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस है और ये वाला कार्बन डायरेक्टली रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर पॉसिबल हो तो अभी अभी आपको डेफिनेशन में बताया है कि हमारे पास जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं वो सबके सब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। भाई साहब, स्टेबिलिटी किसको पसंद नहीं है? सभी चीजों का स्टेबिलिटी पसंद है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन भी चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए। अब चूंकि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन में 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है 2 डिग्री का, उससे होता है वो कम 1 डिग्री का। अगर पॉसिबिलिटी है 1 डिग्री को 2 डिग्री में बदलने का तो उसको बदल दीजिए। अगर पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दे, उसको कन्वर्ट कर दीजिए। एंड दैट कन्वर्जन इज सेड टू बी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है? तो सभी कार्बोकैटायन अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, जिसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। मतलब कि कहा जाता है कि रीअरेंज इफ पॉसिबल। आप रीअरेंज तभी कर सकते हैं जब पॉसिबल हो, जब संभावना हो। अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तब वहां पर आप रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही फेमस वर्ड है, रीअरेंज इफ पॉसिबल। ये रीअरेंज इफ पॉसिबल आपको मार्कोनिकॉफ लॉ में दिख जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में दिख जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल रीअरेंजमेंट में फेल हुई हो जाता है। मतलब कि अगर आप डिटेल में जाकर के पढ़ोगे, वहां पे रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जाकर के सॉल्व करोगे, तब वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल जो हम डायरेक्ट डेफिनेशन वाला याद करते हैं वो वहां पे नहीं लगेगा। ये रीअरेंजमेंट आइए अब एग्जांपल से समझिए। अब देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके इस प्लस को हम यहां पर ला दे, मतलब कि इस प्लस को उठा करके अगर इस यहां पे एक प्लस लगा देते हैं, तो चूंकि इस कार्बन का डायरेक्ट डिग्री 3 हो जाएगा और यहां से प्लस भी हट जाना चाहिए। तो अगर किसी भी तरीका से, अगर किसी भी एटम को इधर से उधर ट्रांसफर करके इस प्लस को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तब वहां पर इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री हो जाएगा और उसी को कहते हैं कि इसको हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। और यही प्रोसेस रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन कहलाता है। अब तो देखिए इसमें क्या होगा। इसमें पहले जितने इसके हाइड्रोजन है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, इसके पास तो हाइड्रोजन होगा ही, और इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर क्या होगा कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। अब चूंकि कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको हटाना है और उस कार्बन के ऊपर प्लस लाना है। देखिए, सबसे पहले यहां से हम CH3 और हाइड्रोजन को देखेंगे। तो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है। इसमें सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन को यहां से शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने का मतलब है यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन को हटाएंगे तो चूंकि हाइड्रोजन जब हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ले करके हटेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है H-। अगर कहीं पर H+ लिखा हो तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अगर कहीं पर H- लिखा हो तो इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। अब चूंकि H+ है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, H- है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये जैसे होगा ये तुरंत H- जाएगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा। अब H- जैसे, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है और अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे कर देता है, ये जैसे जाकर इस पे अटैक करेगा तब यहां से हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा CH3 और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या कि किसके ऊपर जाकर के अटैक कर दिया तो ये हो गया CH3। और चूंकि जैसे अटैक किया ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर जो था ये हमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन देखने के लिए मिला था। 1 डिग्री कार्बोकेटायन को हमने तुरंत क्या किया, कार्बोकेटायन हमने तुरंत इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट कन्वर्जन इज सेड टू बी रीअरेंजमेंट। इसी प्रोसेस को रीअरेंजमेंट कहते हैं। और चूंकि यहां से हमने क्या किया कि हाइड्राइड आयन को शिफ्ट किया है, इसलिए इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग। और देखिए ये वाला कार्बन एक है और इसके ठीक बगल में कार्बन है, तो इसको हम नाम भी देते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,3 हाइड्राइड। मतलब इस प्रकार के ढेर सारे नाम दे देते हैं, बट उतना हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको इतना बताया, अगर आप ये समझ जाते हैं देन इनफ है, बहुत ही काफी है इतना। तो रीअरेंजमेंट ऐसे होता है। बाकी चलिए कार्बोकेटायन की कहानी खत्म हो गया, अब बात करते हैं कार्बन आयन का। तो कार्बन आयन का यही डिफिनेशन लिखेंगे, जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तब उसे कार्ब आयन, और चूंकि कार्बन आयन को C माइनस से डिनोट करते हैं, कार्ब आयन कहा जाता है। ठीक है, अब कार्बन आयन जैसे कि C माइनस है और इसका भी 3 हाइड्रोजन, मतलब इसके पास भी 3 ही बॉन्ड होते हैं और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 ही होता है। अब हाइड्रोजन sp, इसका हाइब्रिडेशन जब sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये कार्बन आयन है, चूंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बन आयन। अगर ऐसे आ जाए C के ऊपर C माइनस, यहाँ पर H3 यहाँ पर H2, इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन। फिर अगर ऐसे आ जाए CH3 CH2 माइनस, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल कार्बन आयन। एंड सो ऑन, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, आइसो, नियो, सब चीज इसमें आ जाता है। ठीक, अब चलिए इसको भी क्लासिफाई करते हैं। कार्बन आयन को भी 3 भागों में बांटा गया है डिग्री के आधार पर। वन डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री को प्राइमरी भी कहा जाता है, प्राइमरी कार्बन आयन, इसको सेकेंडरी कहेंगे और इसको कहेंगे टर्शियरी कार्बन आयन। उसी प्रकार से पीछे जो आपको कार्बोकेटायन बताया गया है, इसमें 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी। अब देखिए, अब ये जो C माइनस है ये डायरेक्टली अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, ये C माइनस डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, C माइनस डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। और चूंकि ये होता है मिथाइल ग्रुप CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये भी मिथाइल ग्रुप होता है, ये भी मिथाइल ग्रुप होता है और ये एक ही हाइड्रोजन। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। एज यूजुअल आपको पता है पहले से कि यहाँ पर कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही अवेलेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। बट फिर क्या होगा, इसका नेचर है प्लस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो देगा प्लस आई के माध्यम से, इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से, ये भी इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा, इधर से भी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो ये ऑलरेडी एकदम भरपेट एकदम पूरा ठूस ठूस के खाया हुआ है और उसको और ज्यादा उसको खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको एक ही बार दोबारा खिलाया गया, इसको 2-2 बार खिला दिया गया, इसको 3-3 बार खिला दिया गया। उल्टी सबसे पहले कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है,
क्योंकि इसको पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, मतलब ये पहले से ही कार्बनिक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, उसके बावजूद भी इसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको 2 जगह से मिल रहा है, उसको 1 जगह से मिल रहा है, फिर भी इसमें सबसे ज्यादा बेचैनी किसका होगा, इसका होगा, उससे कम ये और सबसे कम ये, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा। तो अगर हम इसका बात करें तो 3 डिग्री कार्बन एनायन जो होता है इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, उससे कम होता है 2 डिग्री का, और सबसे कम होता है 1 डिग्री कार्बन आयन का। यानी कि अगर आप लेफ्ट राइट आइएगा, इसका जो स्टेबिलिटी है, एक मिनट, इसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, तो 1 डिग्री कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो कार्बन एनायन के ठीक उल्टा होता है। अब चलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल के पास। कार्बन फ्री रेडिकल, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाए तब उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहा जाता है, तब उसे कार्बन फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, सी के ऊपर डॉट, यहां पे फिर, अब चूंकि कार्बन के ऊपर एक रेडिकल है और जानते हैं ये भी हाइड्रोजन, ये भी 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होता है, मतलब कि इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगा। बाकी इसके पास एक ब्रैकेट ऑर्बिटल भी होता है, वो इनऑर्गेनिक की बात हो जाएगी, वहां पे नहीं जाना है। और इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास, क्योंकि जिसके ऊपर प्लस हो माइनस हो या रेडिकल हो वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, बाकी सब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो इसको कहते हैं इथाइल फ्री रेडिकल। इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो इसको कहते हैं प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब जरा इसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है इसको भी डिग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग का नाम है 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन रेडिकल, दूसरा होगा 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, और तीसरा होगा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। अब चूंकि यहां पर कार्बन है और यहाँ पे डायरेक्टली रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ पर जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये डायरेक्टली रूप से 2 कार्बन से जुड़ा होगा, और ये 3 कार्बन से, ठीक। तो चूंकि ये होता है मिथाइल ग्रुप, इसके पास होगा 2 हाइड्रोजन, ये होता है मिथाइल ग्रुप, ये भी होगा मिथाइल ग्रुप, इसके पास होगा 1 ही हाइड्रोजन, ये होगा मिथाइल ग्रुप, ये होगा मिथाइल ग्रुप, ये भी होगा मिथाइल ग्रुप। अब ये जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 2 2 4 दे 6 और 6 1 7, इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, मतलब कि ये फील करेगा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये जस्ट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निर्धन है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, चाहिए तो प्लस आई के माध्यम से अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर 2 2 प्लस आई काम करेगा, यहाँ पर 3 3 प्लस आई काम करेगा, ठीक है। तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा कहानी कार्बोकेटायन के जैसा चल रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा और इसका ये कम और सबसे कम उसका। तो जब इसमें आएंगे तो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, तब होता है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल का, सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल का। तो जब हम इधर से इधर आएंगे तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज।
जय जय। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने इसमें पूरी तरीके से कोशिश किया है कि आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल होता है उसको बताने की कोशिश करें। अगर आप इसमें कहीं से भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नया जोश और जुनून के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।